पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक और कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे शख्स से जो ये सुनिश्चित करता है कि आपके दिन की शुरुआत खाली पेट न हो। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को कार लोन में कम ब्याज दर का गिफ्ट दिया है। बैंक ने महिला होम लोन ग्राहकों के लिए कार लोन के ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। बैंक ये छूट उनका घर उनकी कार लॉयल्टी स्कीम के तहत दे रहा है। बैंक ने एक बयान जारी करके कहा है, इसके तहत होम लोन वाली महिला ग्राहक 10% सालाना के कम ब्याज दर पर कार लोन ले सकती हैं। बयान में कहा गया है कि जो महिलाएं होम लोन नहीं लेंगी उनको कार लोन 10.25% पर ही मिलेगा। मोबाइल नेटवर्क में समस्या के चलते कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात दिलाने के लिए संचार मंत्रालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने से अगर मोबाइल पर आपकी बातचीत नेटवर्क की समस्या के कारण बीच में रुक गई तो आपकी ऑपरेटर मोबाइल कंपनी इसके लिए आपको सीधे भुगतान करेगी। सरकार ने आयकर रिटर्न या ITR दाखिल करने के लिए 3 पेज का एक नया फॉर्म जारी कर दिया है। अब रिटर्न दाखिल करते वक्त विदेशी यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों का ब्यौरा नहीं देना होगा। नया फॉर्म आने में हुई देरी के चलते सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 1 महीना बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में औद्योगिक इलाकों के इर्द गिर्द आपको कई नाश्ता खाना बनाकर बेचने वाले मिल जाएंगे, जो कि आपके दिन की शुरुआत गर्मा गर्म इडली, वड़ा, डोसा, उत्पम के साथ करते हैं। हमारे आज के मेहमान भी दूर दराज के इलाकों से आए किराए पर रहने वालों का पेट भर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी उतार चढ़ाव भरी कहानी को इन्होंने साझा किया हमारे संवाददाता संजीत कुमार के साथ। मुंबई की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों को अक्सर सुबह नाश्ता करने का समय भी नहीं मिल पाता। अगर आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया है तो हो सकता है आपका पूरा दिन खराब जाए। शोधकर्ता मानते हैं कि इसका आपकी स्मरण शक्ति पर भी असर पड़ता है। लोगों की इन्हीं जरूरतों को देखते हुए कर्नाटक के हसन गांव के रहने वाले 2 भाई धर्मू गौड़ा और मोहन गौड़ा पहुंच गए मुंबई, जहां अपने गर्मा गर्म मसालेदार इडली, वड़ा, डोसा और उत्तपम से लोगों का पेट भरने के साथ साथ अपने परिवार का पेट भी भर रहे हैं। पर इनकी शुरुआत इतनी आसान भी नहीं थी। मुंबई में मेरा भाई आया था पहले। भाई क्या वो डायमंड कंपनी में काम करता था। बाद में ऐसे होटल में काम करके हमको भी बुलाया, हम लोग का भी होटल में काम किया। बाद में अपना फैमिली बढ़ाने के बाद वो कोशिश करने के बाद अपना रास्ता के लिए थोड़ा 4 कास बचाने के लिए और मेहनत करके आप लोग को सवेरे शाम तक डोसा का लाइन दूसरे से होटल से सिखा के इधर हम लोग को डोसा बनाना शुरू कर दिया। इडली, वड़ा, डोसा बेचना। स्टार्टिंग में हम लोग को इतना उधर पैसा इकट्ठा करके आके दुकान चाहे तो किया था। दुकान में धंधा नहीं होता था। ग्राहक भी कस्टमर लोग को कई घंटा का 2 घंटा का ऐसा ग्राहक आता था। हम लोग को सोचा उधर भी काम छोड़ के आया, इधर भी ऐसा हो रहा है बोल के। बाद में धीरे धीरे एक होने के बाद 2-3 महीना ऐसे हम लोग को मुश्किल में निकाला। बाद में अपना कस्टमर एक आया, वो रिटर्न आना शुरू कर दिया। इसमें हम लोग को लाइन पकड़ा। मुंबई आने के बाद उन्होंने अपने इडली डोसा का स्टॉल लगाने से पहले एक होटल में काम भी किया। यहाँ से जो कमाई उन्हें होती थी उसमें से वो कुछ पैसे जमा करते थे, जिससे कि खुद का काम शुरू किया जा सके। जब होटल खुल गया तो शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काम करके पहले वो पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा में हम लोग को वो सामान ला के सब सेटिंग करके हम लोग को धंधा चालू किया। धीरे धीरे नुकसान, पहले स्टार्टिंग में नुकसान होता गया। अभी क्या वो पूरा बीच में थोड़ा लेवल आना शुरू हो गया। फिर हम लोग अभी फैमिली बढ़ाने के लिए इतना वो पैसे होने के बाद अपना फैमिली के लिए वो धंधा करके अपना रास्ता वो बच्चा लोग को पढ़ाने में वो करने के लिए लेवल होते गया। ग्राहकों को ध्यान में रखकर वो इडली डोसा बनाते हैं ताकि उन्हें शिकायत का मौका न मिले,
क्योंकि ग्राहक उनके लिए भगवान समान हैं। वो रूठे तो उनका कारोबार गया, और कारोबार गया तो परिवार के भरण पोषण का संकट आ सकता है। अब इधर आके डोसा बनाना शुरू किया, इतना मतलब वो एक डोसा जल जाए तो वो डोसा नहीं देता था हम लोग को। इतना अच्छा डोसा बना के वो गिराक को ना बोलते तो दूसरा बना के देता था। ऐसे गिराक को पकड़ के अभी जब से स्टार्टिंग किया अभी तो ऐसे हम लोग को बना रहे। हम लोग को क्या इतना अच्छा बटर गिटार सब एक नंबर का माल यूज करके हम लोग को कस्टमर को पकड़ के जो पहले से खा रहे वो भी कस्टमर को ढूंढ के आके खाते हैं। इडली डोसा बेचकर धर्मू महीने में स्टॉल का किराया और एम्प्लॉय को पगार देकर 30,000 रुपए की कमाई कर लेते हैं। इसमें से उनका घर खर्च, घर का किराया आदि भरने के बाद उनकी बचत ना के बराबर होती है। छुट्टियों का समय होने की वजह से धर्मू का परिवार फिलहाल गांव गया हुआ है। हम लोग को एफटी गिफ्टी करने के लिए अभी तक बचा नहीं है। क्या अभी स्टार्टिंग में हम लोग अलग अलग हो गया था, उसमें भी उसका भी फैमिली देखना है, अपना भी फैमिली देखना है। हम लोग को दोनों फैमिली है, वो मतलब भाड़ा का रूम भी रहते हैं, उधर का भी रेंट भरने के, इधर का भी रेंट भरने के। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी बचत का एक भाग म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, लेकिन बीच में धंधा मंदा होने के कारण वो नियमित निवेश यानी इसका प्रीमियम नहीं भर सके। उनके पास ना तो जीवन बीमा है और ना ही स्वास्थ्य बीमा। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपए का बीमा करा रखा है। म्यूचुअल फंड में एक डाला था, उसमें क्या गया बार धंधा नहीं हुआ, इसके लिए ऐसा फंड ऐसा रखा है। धर्मू का भाई मोहन 10वीं फेल है, जिसकी वजह से वो 1986 में अपने बड़े भाई जो हीरा उद्योग में काम करता है उनके बुलावे पर मुंबई पहुंच गया। यहाँ एक होटल में काम करने के बाद मंझले भाई धर्मू के साथ मिलकर खुद का इडली डोसा का स्टॉल लगा लिया। उन्हें अपने व्यवसाय में काम कर खुशी होती है। 2 साल होटल में काम किया। वो 5 बजे उठाता था, रात को 11 बजे तक काम कराता था। बाद में खाली 400 रुपये पगार देता था, इतना काम करके भी। बाद में ये लाइन छोड़ के दूसरा लाइन पे आने के बल्कि वो भी छोड़ दिया वो लाइन। बाद में हमको घूम घूम के धंधा करता था। बाद में ऐसे जगह मिल गया तो उधर भी एक जगह डाल दिया, इधर भी कर दिया। उसका बाद में इसको भी लाया, ये भी गांव में ऐसे ही था ना, पढ़ के ऐसे ही रहता था। बाद में हम लोग मिल के थोड़ा थोड़ा करके आगे आया, मेहनत करके। वो मालिक रहेगा तो अपना टेंशन नहीं रहता है, कभी भी चालू करो, कभी भी करो। और दूसरा जगह पे करता रहेगा तो टाइम से करना पड़ता है, वो लोग का किटकिट रहता है और वो लोग को कैसा बोलता है ऐसा सुनना पड़ता है। हम पगार से चाहे हमको कितना मिलता है इतना उसमें खुशी रहता हूँ। मोहन कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए 1 लाख रुपए का जीवन बीमा करा रखा था, लेकिन 5-6 साल तक इसका प्रीमियम भरने के बाद उन्होंने इस पॉलिसी को बंद करवा दिया। फिलहाल उनका कोई जीवन बीमा नहीं है। आखिर में वो हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि वो अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई कहाँ निवेश करें। चलिए अब लेते हैं इनकी आर्थिक स्थिति पर हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय। गौड़ा जी, क्योंकि आपने जो डिटेल्स दिए हैं उसके आधार पर हम जानते हैं कि आप काफ़ी सारा पैसा अपने गांव, अपने परिवार की तरफ आप भेजते हैं। इसके चलते आपको एक चीज़ करनी होगी, जल्द से जल्द अपने बैंक के तरफ आप जाएं और बैंक को बोलिएगा कि गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और जो एक्सीडेंटल पॉलिसी और जो पेंशन पॉलिसी जो लॉन्च की है उसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान देके इसके अंदर आप सहभागी हो जाएं। दूसरा ये है कि आपको कंटिजेंसी की तरफ जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत पैसा बाजू में रखें। इससे क्या होगा, इससे आपको एक जल्द से जल्द अपने परिवार के लिए एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आवश्यक होगा। 2000 रुपया आप हर महीने आप इन्वेस्ट करें अपने कंटिजेंसी की तरफ, क्योंकि आपके थोड़े बहुत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ प्रीमियम भरना होगा, उसके तरफ आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा और एक आपके लिए सुझाव ये है कि अगर आप हर महीने 2000 रुपया आप अलग से रखें तो उसमें क्या होगा, आने वाले 10 साल तक अगर आप हर महीने 2000 रुपया सेव करें तो आप तकरीबन एक 8 से 10 लाख रुपए तक आप ये इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपके बच्चों के शादी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये कॉर्पस आप जरूर एक अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगाएं, जहां पर आपको कम से कम एक 12% का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। वक्त है पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के ट्रांसफर के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल।
India's most trusted exchange. BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नौकरी बदलने के बाद सबसे बड़ा झमेला होता है प्रोविडेंट फंड का ट्रांसफर। कुछ लोग इस कागजी सरदर्द से बचने के लिए पुराने प्रोविडेंट फंड को यूं ही छोड़ नई कंपनी में नया प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल लेते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अब यह भागदौड़ हो गई है बहुत आसान। अब आप अपना प्रोविडेंट फंड कहीं से भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, जानिए गरिमा दास की इस रिपोर्ट में। आजकल जहां कई सरकारी काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, ऐसे में हम आपको विभिन्न ऑनलाइन उपकरण कैसे इस्तेमाल करें उससे अवगत करवाते हैं। मसलन आजकल आप पासपोर्ट बनवाने से लेके पैन कार्ड बनवाने तक सभी कुछ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपके दस्तावेज आपके घर पहुंच जाते हैं बिना कोई तामझाम के। ऐसी ही एक और सुविधा सरकार ने उपलब्ध करवाई है अपने एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड्स को ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने की। प्रोविडेंट फंड ऑनलाइन ट्रांसफर करने की ये सुविधा बेहद आसान है। बस आपको EPFO की वेबसाइट में जाके इस सुविधा का लाभ उठाना है। लेकिन उससे पहले देखना ये है कि आपकी प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है या नहीं। इसके लिए जो सुविधा है वो एक स्पेसिफिक पेज बनाया गया है जहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वो चेक करने से पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास तैयार रखनी होगी। आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं और आपके जो करंट एम्प्लॉयर हैं उनसे आपको ये देखना होगा कि आपके किस स्टेट में, कौन से स्टेट में आपका PF अकाउंट खोला गया है और उस स्टेट की किस PF ऑफिस में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिएगी। आपको रीजन चाहिएगा, आपका एस्टैब्लिशमेंट कोड, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको आपके जो एम्प्लॉयर हैं प्रीवियस एंड करंट एम्प्लॉयर उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिल सकती हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन लेके आप उन वेबसाइट पे जाइए, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करिए। ये डिटेल्स भर सकते हैं आप, उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ कि कौन से स्टेट में है और कौन सी PF ऑफिस में है। उसके बाद जब आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो आपको एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आपका एलिजिबल है ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए तब आप एक EPFO की वेबसाइट पे वापस जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक बार आप प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करने के योग्य हो गए तो उसके बाद आपको अपना एक अकाउंट खोलना होगा, जिसके लिए आपको सरकारी दस्तावेज मसलन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जरूरत पड़ेगी। आप अपने बैंक अकाउंट नंबर से भी अपना EPFO का अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा। मोबाइल पे आपको एक SMS आएगा जो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस है सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने के लिए। वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप एक ट्रांसफ़र का एक एप्लीकेशन ऑनलाइन ही देते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके पास एक आएगा, क्या एक मैसेज आएगा, एक सेक्शन आएगा जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। जब आप ये ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें आपको 3-4 सेक्शंस हैं जो आपको पूरे फुलफ़िल करने हैं। पूरे भरने के बाद आप सबमिट करते हैं
तो ये आपका एप्लीकेशन बाय एंड लार्ज सबमिट हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ है, आपकी जो आपका एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र का, वो आपको अटेस्ट करवाना होगा आपके या तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से या तो करंट एम्प्लॉयर से। ये बेटर माना जाता है कि अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर उसे अटेस्ट कर देते हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथली और फास्टर होता है। हालांकि अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है कि जहाँ पर आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ पास जा सकते हैं, तो आप करंट एम्प्लॉयर से आप उसका अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये होने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और फिर इसका जो आपको ट्रैकिंग करना है वो ट्रैकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं कि उसमें एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी सुविधा है आज की तारीख में, जहाँ आप अपने घर बैठे हुए आपको एक पीएफ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आपको जाना नहीं है फिजिकली, आप ऑनलाइन ये पूरा प्रोसेस अपना पूरा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की 2-3 कारण है। पहला कारण है कि अगर जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो जो आप ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ऑफिस अप टू डेट नहीं हो, वो अभी तक वो या तो सिस्टम में नहीं आई हो, तब आप एलिजिबल नहीं हो सकते। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र लायक ही नहीं हुआ है। पीएफ भी ट्रांसफ़र करने के काफ़ी कंडीशंस होते हैं। सो वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं होती तो नहीं कर सकते। सरकार की इस मुहिम से अब आप घर बैठे ही अपना प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि ट्रांसफर से पहले आप अपने पीएफ से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स अपने करीब इकट्ठा करके रखें। जहां मुफ्त की सलाह पड़ सकती है महंगी, वहीं पर वाजिब शुल्क अदा कर ली गई सलाह कैसे किफायती साबित हो सकती है, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्री एडवाइस में और पर्सनलाइज्ड एडवाइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सपोज आप एक पेपर में पढ़ लेते हैं कि ये डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन लेना चाहिए और आप वो मेडिसिन बिना डॉक्टर को दिखाए ले लेते हैं, तो उसका आपकी हेल्थ पे क्या रिजल्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा, वो आप ही समझ सकते हैं। अभी बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन होती है या बुक्स जो है या आप अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट करते हैं और आप उस एडवाइस पे आप एक्शन लेते हैं, वो एडवाइस एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो शायद आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आप मीडिया में पढ़ते हैं कि टर्म इंश्योरेंस 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए, और ना अभी इसमें एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसका सपोज बहुत सारे लोन हैं उनके पास, तो बेसिकली 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम हो सकता है उनके लिए सफिशिएंट टर्म कवर हो ही नहीं। एक अलग वे से देखा जाए तो एक सपोज पर्सन सिंगल है, उसके पास कोई शादी नहीं किया है, पेरेंट्स की भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस उस पॉइंट पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इसलिए जनरलाइज इन्फॉर्मेशन पे हमको नहीं जाना चाहिए, अपना एक पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए। एक दूसरी तरफ से अगर हम इसको देखें तो जैसे आपका सपोज एक आपको बीमारी हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको पहले सुनता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उसको डायग्नोसिस करता है और आपको एक प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, और वो आप जाके केमिस्ट से परचेज करते हैं। उसी तरह से जब आपका फाइनेंशियल हेल्थ का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करवाना चाहिए एक फाइनेंशियल प्लानर से। वो फाइनेंशियल प्लानर आपको क्लियर कट बोलना चाहिए कि 1 2 3 4 5 ये एक्शन स्टेप्स आपको लेने हैं, एंड उसके बाद आपको जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं वो आपको एजेंट के पास जाकर आपको उनको बोलना है कि ये मुझे यही पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। फाइनेंशियल प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट्स लाइक वो एक तरह का मैप है, मतलब कि वो मैप है और एक डायरेक्शन देता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को। एक अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बिना एक फाइनेंशियल प्लान के, तो वो उसी तरह हुआ कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है। तो उस सिचुएशन में मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है कि दैट आप रास्ता भटक जाएंगे। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल प्लानर को चूज कैसे करें। तो उस रिगार्ड में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। 2013 में सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस इशू किए, जो कहते हैं कि अगर एक फाइनेंशियल प्लानर आपको एडवाइस कर रहा है और फीस चार्ज कर रहा है, तो उसको सेबी में रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो जब आप एक फाइनेंशियल प्लानर को चूज करते हैं, तो आप सबसे पहले उससे पूछिए कि आप वो सेबी में रजिस्टर्ड है, सेबी पंजीकृत सलाहकार है या नहीं।
उतना आपका काम इजी हो जाएगा शॉर्टलिस्ट करने का। और उसके बाद आप एक सही फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढ के आप एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करवाइए और फिर उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आय, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक 19 वर्षीय किशोरी से जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. वेलकम बैक। हम आ पहुंचे इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में। कला और फैशन के जुनून ने राधिका के अंदर कुछ अलग कर गुजर जाने का जज्बा पैदा किया। अपने डिजाइन्स को कैसे इस कम उम्र की किशोरी ने व्यवसाय में तब्दील किया, बता रही है हमारी संवाददाता गरिमा दास। जिस उम्र में बच्चियां खूबसूरती के साधन इकट्ठा करने के बहाने ढूंढती रहती हैं, उससे भी कम उम्र में राधिका ने उसका बाजार खोला, वो भी अपनी मेहनत के दम पर। बचपन से ही कला प्रेमी राधिका को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा डिजाइनिंग और पेंटिंग वगैरह का शौक रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने इस हुनर को दुनिया के सामने रखें। अपने दोस्त के एक एग्जीबिशन से मिली प्रेरणा ने राधिका को अपना अलग व्यवसाय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने एक दोस्त के साथ राधिका ने एक्सेसरी फंक की स्थापना की। फ्रेंड को हेल्प करने गई थी उसके एग्जीबिशन में, और उसका एग्जीबिशन वो आउटसोर्स्ड एक्सेसरीज, ज्वेलरी और वो सब बेच रही थी। तो जो खुद नहीं बना रही थी लेकिन बाहर से लेती थी और बेचती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं उसको हेल्प कर रही थी, इंटरैक्ट कर रही थी सब क्लाइंट्स से। पता चला कि कैसे लोग को इंटरेस्ट आता है जब वो शॉपिंग करते हैं, और डिफरेंस होता है जब आप शॉप करते हो और जब आप सेल करते हो। शॉपकीपर एंड अ क्लाइंट इज़ बोथ आर वेरी डिफरेंट। तो उससे मुझे इंटरेस्ट लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए एज अ हॉबी। नया चीज़ ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सेम थिंग्स चालू किया। राधिका ने हेयर एक्सेसरीज या बालों में लगाने वाले एक्सेसरीज बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि उनको लगा कि इस क्षेत्र में उनको अलग अलग डिजाइन्स बनाने का मौका मिलेगा। ज्वेलरी में बहुत सारे ऑप्शंस है, कपड़े में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन बालों से कुछ हेयर बैंड्स ही है, रबर बैंड्स है, और वो हम कभी यूज़ करते हैं जब हम छोटे होते, जब हम स्कूल जाते। उसके बाद बड़े होके मैं बहुत कम लोग को देख रही हूँ कि कोई अपने बालों पे कुछ लगा रहा है। इसलिए मुझे लगा कि कुछ हेयर क्लिप्स से, पिन से, हेयर बैंड से हम कुछ स्टोन्स डाल के कुछ नया डिज़ाइन बना सकते हैं। अपने डिजाइन्स के प्रचार के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक एग्जीबिशन भी रखी, जहां वो बाकी स्टार्टअप्स को भी अपना हुनर पेश करने का मौका दे रही थी। मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड जो बैग से डील कर रही थी, हम दोनों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो बहुत सारे पैसे लेते हैं, और कितने सारे मेरे जैसे स्टार्टअप है जिससे नो वन कोई भी 15,000 10,000 अफोर्ड नहीं कर सकता एक स्टॉल के लिए। इसलिए हमने 5,000 एक पूरे दिन के लिए रखा था और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। तो मेरा एक्सपीरियंस जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का भी था ये ही लाइन में, वो बहुत अच्छा था।
इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए राधिका ने अपनी माँ से 2000 रुपए कर्ज लिया था और बाकी के पैसे वो हर महीने अपने मामा से लेती थीं। लेकिन जब उन्होंने इस व्यवसाय से कमाना शुरू किया तब वो सारा पैसा अपनी माँ और अपने मामा को सूद समेत वापस भी कर दिया। बिजनेस करते हो घर पे या जिधर भी, आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए। इसलिए मम्मी को मैंने सब पैसा उसका जो लोन लिया था वो दे दिया। और उसके बाद मेरे मामा, उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली मेरे लिए एक इन्वेस्टर थे। उसने बोला राधिका तुझे जितना भी पैसा चाहिए तू ले, लेकिन मैं तुझे क्वेश्चन नहीं करूँगा, तू मुझे एक डेट बोल, ये दिन मैं आपको दे दूँगी और मैं वो दिन का वेट करूँगा। तो मुझे डर भी लगता है, मैंने उसको इससे पैसा लिया है तो मुझे देना पड़ता है, कभी दूँ। और तभी ये आदत से मुझे ऐसे आदत लगी कि हाँ इतना पैसा लिया है, इतना प्रॉफिट किया है, इतना भी मुझे पहले देना है और प्रॉफिट करना है। मैं उसे ये समझाना चाहती थी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, पैसे की कीमत क्या है। अगर शायद मैंने पैसे नहीं भी लिए होते तो उसके अपनी मेहनत की उसको कीमत नहीं रहती। आज वो खुद खुश है क्योंकि वो कोई कह नहीं पा रहा है कि उसने पैसे दिए थे और राधिका ऊपर आई। उसका हिसाब क्लियर हो गया है। शी इज टोटली ऑन हर ओन। राधिका अपने डिजाइन्स खुद ही बनाती हैं। वो हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स, हेयर क्राउन्स, कानों की बालियां और बालों में लगाने वाले कई एक्सेसरीज बनाती हैं। उनके प्रोडक्ट्स की रेंज महज 50 रुपए से शुरू होती है। बाहर दुकानदार को उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए देने में कई दिक्कतें आईं, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट्स अपने खुद के वेबसाइट पर ही प्रदर्शित करती हैं। मैंने ट्राई भी किया है पहले वेबसाइट्स को देने के लिए, शॉप्स को देने के लिए, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसा पेमेंट के लिए हमें उससे पीछे जाना पड़ता है कि मेरा पेमेंट कब आएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बोलो एक दिन ये आपको मिलेगा पेमेंट, मैं वो दिन की राह देखूंगी, लेकिन कितना वेट 1 month 2 months यू हैव टू वेट फॉर योर पेमेंट, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऐसे पैसे की बात, वो हमारा खुद का डिज़ाइन है, मेरे डिज़ाइन से दूसरे लोग कमाते हैं और मुझे ही इतना परेशान करते वो लोग, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पिछले 2 सालों में एक्सेसरी फंक ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। भले ही राधिका आज सिर्फ 19 बरस की हैं, लेकिन कम उम्र होने के बावजूद उद्योग जगत में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अभी से अच्छा खासा अनुभव हासिल कर रखा है। 1 महीना मेरी मासी के साथ भी काम किया है। काम जैसे अगर उसकी सेक्रेटरी नहीं थी तो मैंने मार्केटिंग का काम किया है, और वो एक स्टूडियो आर्ट रेसिडेंसी चलाते हैं, तो मैंने उससे भी बहुत सारा सीखा है मार्केटिंग कैसे करने का। अभी तो मेरा बैंक अकाउंट भी है, तो उसमें भी बैंकिंग सब मैं ही सीखती हूँ अपने आप, और FDs भी कैसे बनाने का वो सब भी टू बी ऑनेस्ट सीख रही हूँ मैं। और कैसे प्रॉफिट करने का, कभी मैं लॉस भी गई हूँ, कभी लोगों ने मुझे चीट भी किया है, सब आप सीखोगे तो ही आपको पता चलेगा। राधिका के इस उद्यम में उनकी माँ ने उनका बहुत साथ दिया। वो अपनी माँ को अपना दोस्त मानती हैं। अपने और अपने व्यवसाय से जुड़ी हर एक बात वो अपनी माँ के साथ बांटती हैं। उनकी माँ का ये मानना है कि सही उम्र में माँ बाप को अपने बच्चों के सही हुनर को समझना बेहद जरूरी है। एजुकेशन इज अ मस्ट, जरूरी है, मगर इतना जरूरी नहीं है कि एक बच्चा या एक व्यक्ति अपनी खुद की हुनर, अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की खुशी छोड़ दे पढ़ाई के लिए। आजकल के पेरेंट्स जो है कि नहीं 90% आने चाहिए, या आजकल ये सब पेरेंट्स में ये भी है, सब माँ को है कि ये क्लास है तो मेरे बच्चे को ये क्लास करना चाहिए। वो हर क्लास ज़रूरी नहीं है, आप थोड़े क्लास करवाए और जो क्लास में आपके बच्चे को खुशी मिलती है उसमें ही वो आगे बढ़ेगी। भले ही राधिका आज पढ़ाई में उतने अच्छे अंक नहीं ला पाती हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी रचनात्मकता भरी हुई है कि अपनी उम्र की किशोरियों के लिए वो एक मिसाल बन चुकी हैं। राधिका आज अपने आप में एक रोल मॉडल हैं। स्नातक की पढ़ाई खत्म करके राधिका ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करने की इच्छा रखती हैं, ताकि भविष्य में उनको अपने व्यवसाय में और तजुर्बे के साथ साथ खूब तरक्की भी मिले। वक्त है एक और ब्रेक का।
ब्रेक के उस पार तीसरे सेगमेंट संचय में आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड अक्सर सीमित अवधि की योजनाएं पेश करते हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेश करने का अपना अलग ही लाभ है, जिसमें से एक है कंपाउंडिंग का फायदा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग मियादों की योजनाएं उपलब्ध करवाते हैं, मसलन छोटे, मध्य और लंबी अवधि की योजनाएं। हमारे कई दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी शादी तक, घर लेने से लेके खुद की रिटायरमेंट तक। उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में दीर्घकालिक निवेश आपके गोल्स को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। रियल एस्टेट, सोना और फिक्स्ड इनकम में निवेश से ज्यादा इक्विटी में निवेश एक सही विकल्प माना गया है। लंबे समय के लिए इक्विटी में निवेश से आप न सिर्फ इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं, बल्कि ये टैक्स बचत करवा के भी आपको मुनाफा देते हैं। जो गोल्ड है वो उसको हम प्रोडक्टिव एसेट नहीं मानते। गोल्ड पर से अपने आप कुछ नहीं करता है। गोल्ड की स्कैरसिटी है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है, कंजम्पशन की वजह से उसका सप्लाई लिमिटेड होता है, तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस सस्टेन होती है, थोड़ी बढ़ती है। पर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। रियल एस्टेट में हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि उसमें टाइमिंग फैक्टर और लक फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस समय पे कहाँ पे निवेश करते हैं। उसके अंदर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, और ये देखा गया है कि ज़्यादा करके जो निवेश होते हैं रियल एस्टेट में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर और टैक्स कट करने के बाद ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बचते। तो इसी के अंदर जो इक्विटी में जो हम निवेश करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट दे सकता है। इक्विटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो मतलब जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो जो पैसा हम उनको देते हैं, कंपनीज़ को देते हैं, उससे कंपनीज़ प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ और उनका जो मैनेजरियल स्टाफ है, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है, वो करती हैं। उससे उनकी जो प्रोडक्ट और उनकी जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है। और जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप को ओनर कहलाते हैं। जबकि आप अगर एक एग्जांपल देखें तो जब आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे जो कंपनी है वो पैसा बोरो कर रही है, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो आपसे पैसा ले रहे हैं, तो उन्होंने जो भी ब्याज आपके साथ तय किया हुआ है वही ब्याज आपको मिलता है। तो अगर एक एग्जांपल हम देखें कि बैंक्स को हम एफडी रखते हैं, वो लोग हमको 8 से 9% ब्याज देते हैं, और वही पैसा वो लोग 13, 14, 15% पे अलग अलग कस्टमर्स को वो लोग लोन पे देते हैं। तो वो मुनाफा बैंक का होता है, हमको सिर्फ 8 से 9% मिलता है। अगर यही चीज़ अगर हम बैंक में एफडी लगाने के बजाय अगर हम अच्छी बैंक के जो शेयर होते हैं उसमें अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो फिर बैंक का जो मुनाफा होता है उसमें हमको हिस्सा मिलता है। कोई निवेशक अगर पहली बार इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो वो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि में निवेश से पहले अपनी छोटी अवधि के गोल्स के लिए निवेश में जरूर ध्यान दें और अपने परिवार के लिए बीमा करवाना न भूलें।
इक्विटी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके पहले आप शेयर बाज़ार में निवेश करें, उसके पहले आप ये देख लें कि आपने एक इमरजेंसी कॉपर्स मतलब आपातकालीन मूडी अलग रखी है कि नहीं, जो 6 महीने के आपके खर्चे के लिए वो होना चाहिए। उसके बाद में आपने आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, और उसके बाद में आपका टर्म प्लान है कि नहीं, जिसके अगर आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो फैमिलीज़ को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करना ईजी हो जाएगा। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको इक्विटी में फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपकी कोई लायबिलिटीज़ हैं, अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं आप, तो पहले आप उसको शायद क्लीन कर ले, वो बेटर है। उसके बाद में जो आपके पास फंड बचता है, कॉपर्स बचता है, उसको आप रेगुलरली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सवाल ये आता है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे निवेश करना चाहते हैं। आप शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, आप अपने आप कुछ शेयर्स में रिसर्च करके करते हैं। तो इसमें नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड से इक्विटी में किया गया निवेश ज़्यादा फ़ायदे कारक होता है, ज़्यादा सेफ होता है। जब आप एक म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 20, 30, 35 स्टॉक्स में, कंपनीज में आपका पैसा निवेश किया हुआ लगा रहता है, तो उससे आपको अच्छा कंफर्ट रहता है। अगर आप किसी फंड मैनेजर के जरिए निवेश करते हैं तो ये ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होगा। निवेश से पहले एक प्लान बनाएं और हर 6 महीने के बाद अपने स्कीम्स या फंड्स को रिव्यू करना न भूलें। सबसे बड़ी बात, आप में जितनी जोखिम उठाने की क्षमता हो उतना ही निवेश करें। शेयर बाजार की हालिया ऐतिहासिक उछाल का लाभ न उठा पाने वाले निवेशक अब नाउम्मीद न हो, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज DVR यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के नाम कम दाम पर मिलने वाले शेयर्स में निवेश कर बाजार में होने वाली बढ़त से मुनाफा कमाने का सुनहरा मौका दे रहा है। शेयर बाजार के विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि कैसे बन सकते हैं आप भी एक समझदार निवेशक। शेयर बाजार में जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर के अलावा एक और भी तरह का शेयर होता है DVR, जिसमें ये कहा होता है कि आपकी जो वोटिंग राइट है वो कम होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास में 100 शेयर हैं तो आपके पास में 100 शेयर के वोटिंग राइट होंगे उस कंपनी के कोई भी मामले में जहां पर वोटिंग की जाएगी। सरकार ने एक नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले, जिसे DVR कहते हैं या डिफरेंशियल वोटिंग राइट कहते हैं। इसमें कंपनी को ये राइट है या हक है कि वो डिसाइड करे कि आपको वोटिंग राइट कितना मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास उसी कंपनी के जो आपने पहले शेयर लिए थे अब 100 शेयर हो, तो हो सकता है कि आपके वोटिंग राइट एक 10वां हिस्सा ही हो और आपके पास में 10 वोटिंग राइट मिले, जबकि आपके पास में शेयर 100 हो। ये वोटिंग राइट सरेंडर करने से या कम लेने से आपको फ़ायदा जो होता है वो ये है कि ये जो शेयर होते हैं इनकी कीमत या इनकी जो प्राइस होती है वो दूसरे नॉर्मल शेयर से कम होती है। निवेशक को वोटिंग राइट से लेना देना नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नहीं होता कंपनी में, तो उसको ये जो डिस्काउंट है ये एक बड़ा इंसेंटिव होता है उसके लिए। दूसरा ये भी देखा गया है कि कई जो कंपनियां हैं अपने DVR के शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड ज़्यादा देते हैं एक पॉलिसी के तहत, जिससे कि उनको एक तरह का कॉम्पनसेशन मिल जाए कि उनके पास में डिविडेंड, ये वोटिंग राइट कम है तो उनको कुछ डिविडेंड की कमाई हो जाती है। अगर आप पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट देखें तो निवेशक के लिए, खुदरा निवेशक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। उसे वही शेयर कम दाम में मिलता है मार्केट के बनिस्बत, और उसे एक एडवांटेज डिविडेंड में भी मिलता है। DVR एज ए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आज के दिन करीब 7-8 कंपनियों ने इसमें शेयर इशू किए हैं अंडर DVR। ज़्यादा करके लार्ज कैप कंपनी ही ये शेयर दे सकते हैं, और एक लिमिट रखी गई है कि कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है उसकी 1/4 25% जो बोलते हैं उससे ज़्यादा शेयर अंडर DVR इशू कंपनी नहीं कर सकती है। लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे अब ये जो पोस्टल बैलेट हो गया है और हर वोटिंग पोस्टल बैलेट बोलिए या वोटिंग से हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी, और जो शेयर होल्डर को एक
बम्बई में, दिल्ली में, जो बड़े शहरों में एक उत्साह होता था कि कंपनी के एजीएम में जाकर वोटिंग करें, वो जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से डीवीआर को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और खुदरा निवेशक के लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, जहाँ पर उन्हें डिस्काउंट भी मिलता है और कुछ कंपनियां उन्हें एडिशनल डिविडेंड भी देते हैं। किसानों को अपनी फसल की देखभाल को लेकर बहुत अधिक चिंता रहती है। इसके लिए इफ्को ने किसानों को सही जानकारी देने और उनकी मदद के लिए ग्रीन सिम कार्ड का शुभारंभ किया है। क्या है ये ग्रीन सिम कार्ड और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारे किसान भाइयों को, बता रहे हैं हमारे नन्हे कलाकार अपने स्ट्रीट प्ले के जरिए। चलो आज दिन भर का काम तो हो गया, कल खेतों में बीज डालना है, वो भी हो जाएगा। मोहन, क्या परेशानी है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ नहीं स्वान, बस थोड़ा खेतों को लेकर चिंतित हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं है क्या चिंता खेतों को काम को लेकर? उसमें किस बात की परेशानी है? अब मेरा काम तो आसान हो गया है पहले से। वो कैसे स्वान? तुम क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे इसमें क्या मजाक करना तुमसे? तुमने ग्रीन सिम कार्ड के बारे में सुना नहीं है क्या? क्या? कौन सा कार्ड और क्या है ये? इफ्को किसान संचार लिमिटेड ने एक निजी दूरसंचार कंपनी के साथ मिलकर किसानों के लिए ग्रीन सिम कार्ड तैयार किया है। यह किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनकी भाषा में कृषि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये सेवा 2008 में शुरू की गई थी। इस ग्रीन सिम कार्ड का उपयोग करने वाले किसानों को रोजाना 5 वॉइस संदेश प्राप्त होते हैं। हर एक वॉइस संदेश 1 मिनट का होता है। अच्छा, और क्या क्या जानकारी देते हैं ये ग्रीन सिम कार्ड वाले? ये संदेश क्षेत्रीय भाषा में होते हैं और इसमें अनेक क्षेत्रों को कवर किया जाता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, बागवानी, बीमा, सरकार की नीतियों और योजनाओं, मंडी कीमतें, रेशम उत्पादन, मछली पालन, फसल ऋण, पौधे संरक्षण इत्यादि। कैसे मिलेगा यह ग्रीन सिम कार्ड और कहाँ और कैसे उपयोग कर सकते हैं हम? कोई भी किसान प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से ग्रीन सिम कार्ड को खरीद सकता है। ग्रीन सिम कार्ड किसी भी जीएसएम हैंडसेट में फिट कर सकते हैं। इसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए तुम खेतों से जुड़े कामों को लेकर चिंता मुक्त रहते हो। खैर, बहुत धन्यवाद तुम्हारा मुझे ग्रीन सिम कार्ड के बारे में अवगत कराने के लिए। अब मैं कल ही जाकर ग्रीन सिम कार्ड के बारे में पता करता हूँ। वक्त हो चला है आपके चहेते कार्यक्रम के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों और उनके जवाब के साथ। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज के हमारे सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता गरिमा दास आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मैम, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। आइए लेते हैं आज का पहला सवाल। दिल्ली के रहने वाले शेखर कुमार महीने में 10 से 20 हजार रुपए निवेश करना चाहते हैं। वे शेयर बाजार में भी निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? शेखर जी, आपको 10 से 20 हज़ार रुपये महीने के निवेश करने हैं
और आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, मगर ये ज़्यादा रिटर्न्स आपको एक रिस्क पे मिलेगा। तो आप सिर्फ रिटर्न्स पे ना जाइए, आपके गोल्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। यदि आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी में निवेश कीजिए, वहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। यदि आपके गोल्स शॉर्ट टर्म है तो आप डेट बेस्ड प्रोडक्ट्स में निवेश कीजिए, जहाँ पे रिटर्न्स थोड़ा कम रहेंगे मगर रिस्क भी कम रहेगा। आपको यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो आप स्टॉक ब्रोकर्स के पास से निवेश कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप आपके स्टॉक ब्रोकर को बता सकते हो आपको कौन सी स्क्रिप्ट खरीदनी है, उस हिसाब से वो आपके लिए परचेज कर देंगे। और फिर कई कंपनियां ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन भी वो परचेज करने देंगे आपका डीमैट अकाउंट खुलने के बाद, तो आप वो ऑप्शन भी देख सकते हो। मगर एक ध्यान रहे, डायरेक्ट इक्विटी में आप तभी निवेश कीजिए जब आपके पास ये कंपनियों को फॉलो करने का टाइम हो और आपको नॉलेज भी हो। मानो आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हो या उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, ये सब अगर आप 3-4 महीने में एक बार भी वो कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो और उतना टाइम आप डिवोट कर सकते हो, तो ही आप डायरेक्ट अर्ली स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, वरना आप म्यूचुअल फंड्स का जरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है प्रदीप सिंह रोहा का। प्रदीप की महीने की आमदनी है 40,000 रुपये। उन्होंने एक जीवन बीमा ले रखी है जिनका वो 50,000 रुपये प्रीमियम भरते हैं। वे अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? प्रदीप जी, आपको बीमा करवाना है, टर्म इंश्योरेंस करवाना है तो परिवार के उन्हीं सदस्य के लिए टर्म इंश्योरेंस निकालिए जिनकी ना होने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। यदि आपके परिवार में आप सोल अर्निंग मेंबर हो तो बीमा सिर्फ आपका ही होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है जिसके प्रीमियम आप भरते हो, और यदि आपको कुछ नहीं होता है वो टर्म में तो आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवारजनों को जितना सम एश्योर्ड है उतना आपको मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट्स जो इसके होते हैं टर्म इंश्योरेंस के, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस के या किसी भी और इंश्योरेंस के आपको सेक्शन 80C में जो लिमिट तय की गई है सरकार की 1,50,000 की, उसमें उनका समावेश होता है, तो ये आपको टैक्स रिबेट वहाँ पे मिल सकती है। लेते हैं आज का तीसरा सवाल। प्रशांत की महीने की आमदनी है 15,000 रुपये और वे महीने में 5,000 रुपये की बचत कर लेते हैं। 20 साल बाद उनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? ओके, प्रशांत जी, आप आपके कमाई के 1/3 हिस्सा सेव कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। आपको 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। यदि आपका यही गोल है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। इसके लिए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉलेज और आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट इक्विटी भी निवेश कर सकते हैं। आप लार्ज कैप स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन लेके निवेश कीजिए, आपको 20 साल में 1 करोड़ रुपए तक आप इकट्ठा कर पाओगे। इसके अलावा इन फ्यूचर यदि आपको निवेश करना है तो आप हमेशा गोल्स के हिसाब से ही निवेश करने को सोचिएगा। अक्सर आप लोगों को वीकेंड का बेसब्री से इंतजार रहता है। कोई फिल्म देखने का प्लान बनाता है तो कोई कहीं बाहर घूमने जाने का। आखिर कैसे करें अपने वीकेंड का अच्छे से इस्तेमाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। हफ्ते भर काम करने के बाद अक्सर लोगों को वीकेंड का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने परिवार के लोगों को, खासकर अपनी पत्नी को समय ना दे पाने वाले वीकेंड में कुछ खास ही प्लान करके रखते हैं, पर सही जानकारी ना होने के कारण न सिर्फ आपके पैसे पानी में मिल जाते हैं बल्कि समय की भी बर्बादी होती है। इन सबसे अच्छा है अपने वीकेंड का सही नियोजन करें। इस समय में आखिर क्या कर सकते हैं, पहले ये जान लें। वीकेंड मनाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने वीकेंड पे हमेशा हम अपने लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक की बात आती है कम्युनिटी सर्विस, हम अपने ऊपर वैसे तो हमेशा मूवी मॉल वगैरह में खर्चा तो करते ही रहते हैं, इसमें समय और वक्त दोनों की बर्बादी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आपने हर वीकेंड में संडे या मूवी नहीं जाना चाहिए, या फिर बल्कि कभी कभी हमें हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम या कहीं जाकर अपना समय और सेवा देनी चाहिए। सिनेमा देखना, कहीं घूमने जाना जैसे न जाने कितनी योजनाएं हम बना लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता है कि अनजाने में हम अपने कीमती समय के साथ ही अपनी खून पसीने की कमाई पानी में मिला रहे हैं। आइए पहले ये जान लें कि आखिर क्या करें अपने वीकेंड को कुछ खास बनाने के लिए।
जिससे न सिर्फ आप अपने पलों को यादगार बना सकें बल्कि समय का सही उपयोग भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हर वीकेंड मूवी देखने जाते हैं, तो एक मूवी देखने जाते हैं, अगर हम 4 जन का परिवार जाता है तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये कहीं नहीं जाते और वहाँ पर ही खर्च हो जाते हैं। तो ये 1000 रुपये हम पौधे लगाने में लगा दें या कोई गार्डनिंग करे जो अपने आसपास में थोड़ी हरियाली भी लाए और थोड़ा छाँव भी बनी रहे और पर्यावरण की भी इस तरह रक्षा करें। और या फिर ज़रूरी नहीं कि हम मूवी में ही जाए, या फिर हम अपनी खुशी अलग तरह से मनाएं या अलग तरीके से कोई चीज़ का आनंद या लुत्फ़ उठाएं, जैसे कि किसी की मदद कर ली, हॉस्पिटल जाना, वृद्धाश्रम जाना, अपना समय और सेवा देना, उनके लिए फल लेके जाना, या फिर हम लोग कोई वृद्धाश्रम में के लिए वृद्ध लोगों के लिए कोई फिल्म उनके साथ देखने जा सकते हैं जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो अकेले है जीवन में। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम उन्हें भी थोड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। अगर सोच समझकर हम अपने वीकेंड की छुट्टियों का चयन करें और मजे लें तो न सिर्फ हम अपने पैसे बचा पाएंगे बल्कि अपने परिवार को बहुमूल्य खुशियां दे पाएंगे। तो हो जाइए तैयार अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए पैसा वसूल द्वारा बताए गए किफायती तरीके से। समाज में लड़कियों को जायदाद में हक देने और उनके अधिकारों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं। आखिर क्या है जायदाद को लेकर लड़कियों के कानूनी अधिकार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। आज जहां एक तरफ कन्या विकास को ले सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों को सफलतापूर्वक रोका जा सके, सालों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के पीछे कई सही कानूनी जानकारी का अभाव या फिर जानकर भी अपने कानूनी अधिकारों से अनजान बने रहना है। वहीं लोगों में अरसे से पुरानी सोच रही है जहां लड़कियों को पराया धन माना गया है, पर कानून के हिसाब से देखा जाए तो एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति में उतना ही हिस्सा होता है जितना कि बेटे का होता है। कन्याओं के अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी न होने की वजह से वे अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। आइए जानते हैं हमारे संविधान में कन्याओं को संपत्ति की हिस्सेदारी में क्या अधिकार दिए गए हैं। चलिए जानते हैं हिंदू परिवार में जन्मी बच्ची के अधिकारों के बारे में। लड़कियों का हक जो होता है, हिंदू लड़की होते हैं, उनको दे आर गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट्स 1956 के तहत उनको पहले से ही उसमें हक था। इक्वल राइट्स, जो प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स उनको पहले से ही दिया गया था। इनफैक्ट 2005 के अमेंडमेंट में, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट जो आया है 2005 का, उसके तहत उनकी शादी होने के बाद भी उनका वो इक्वल राइट बरकरार रहता है। तो हिंदू लड़कियों को पहले से ही, जो अनमैरिड है, उनका पहले से ही प्रॉपर्टी में उनका हक इक्वल ही रहा है। जैसा कि सब जानते हैं, कन्याओं के बिना परिवार बढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसे देखते हुए हमारे संविधान में कन्याओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं जिससे वे अपने हक को आसानी से पा सकें। भारतीय संविधान सभी धर्मों को उचित सम्मान देते हुए विभिन्न धर्म के आधार पर बच्चियों के अधिकारों को संरक्षित कर रहा है। हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म के हिसाब से मुसलमान परिवार में जन्मी बच्चियों को क्या अधिकार दिए गए हैं वो जान लेते हैं। वही चीज़ मुस्लिम्स में होता है कि मुस्लिम्स दे आर गवर्न बाय मुस्लिम्स लॉ, और मुस्लिम लड़कियों का ये होता है कि भाइयों का प्रॉपर्टी का 50% वो लड़की को मिलता है। फॉर इंस्टेंस, अगर भाई के हक में भाई का शेयर आता है 1 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो उस लड़की का शेयर 50,000 का आएगा, यानी भाई के शेयर का 50% आता है। अगर उसमें अगर उस लड़की का कोई भाई नहीं है और वो सिर्फ लड़की है, तो उसका वो प्रॉपर्टी में स्टेट अभी 50% उसका हक बन जाता है। तो उसका वो राइट मुस्लिम लॉज के अनुसार उसका वो मुस्लिम लड़की का उस प्रॉपर्टी में 50% राइट हो जाता है। कन्या को जन्म से लेकर शादी तक हर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, पर शादी के बाद कन्या की पूरी जिम्मेदारी ससुराल वालों की हो जाती है। हालांकि कानून के हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों पर उनके माँ बाप का अधिकार हमेशा रहता है। इसी के तहत उनकी जायदाद में भी कन्याओं का हक होता है। मुसलमान समाज के बाद बाकी बचे हुए धर्मों की, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत आते हैं, जानिए आखिर क्या है उनके अधिकार। वही चीज़ क्रिश्चियंस एंड पारसीज में होता है, बिकॉज दे बोथ आर गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। वेरन क्रिश्चियंस का क्या होता है कि क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टीज, क्रिश्चियन लड़कियों की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी कोई भी होती है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो वो लड़की का हक 2/3 में आता है, क्योंकि 1/3 जो होता है
यानी 1/3 भाग जो होता है वो विडो को जाता है, और 2/3 में जो लिनियर डिसेंडेंट्स हैं, जो फैमिली डायरेक्ट फैमिलीज है, उसमें वो लड़की का भी हक इक्वल राइट आता है, जो 2/3 में उसका इक्वल राइट आता है। एंड वही चीज़ पारसीज में होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी 8 भागों में डिवाइड किया जाता है, और 2/8 जो भाग होता है उसमें वो पारसी लड़की का हक इक्वल राइट्स उस प्रॉपर्टी में हो जाता है। अगर कोई भी लड़की, फिर कोई भी कास्ट की हो, उसका अगर हक दिया नहीं जा रहा है, फैमिली मेम्बर्स दे आर डिनाइंग इट, तो उसका स्टेट अवे उनके पास हक होता है। शी कैन अप्रोच कोर्ट, कोर्ट उनको उसमें सोल्यूशन देगी, उनको हेल्प देती है, और फैमिली मेम्बर्स उनको बाध्य होते हैं कि वो लड़की को उसका हक देना ही चाहिए, क्योंकि इट इज़ एज पर द रूल्स एंड उनको देना ही देना है। फैमिली मेम्बर्स को कम वॉट में दे हैव टू गिव द शेयर। भले ही कन्याओं के अधिकार उनके धर्म के अधिकार पर मर्यादित हैं, पर भारतीय कानून के हिसाब से देखा जाए तो सभी कन्याओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार दिए गए हैं। बहुत से राज्यों में तो कन्याओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अलग से भी कानून बना रखे गए हैं, क्योंकि बिना कन्या की तरक्की के देश की तरक्की के बारे में सोच भी नहीं सकते, और उनकी तरक्की तभी मुमकिन होगी जब उनको अपने अधिकारों की सही जानकारी हो और वे अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों और खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पैसा वसूल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। Raw Media.